नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान। स्वागत है आपका ज्ञान भाई गौरव काकरान चैनल में। दोस्तों, अमेरिका और भारत के संबंध काफी समय से खराब चल रहे हैं, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को हर बार कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और कदम अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को दबाने के लिए अपनाया है, जिसके तहत उन्होंने H1B वीजा की फीस को $1 लाख कर दिया है। H1B वीजा की अगर बात करें तो ये विदेशी नागरिकों को अमेरिका में काम करने की अनुमति प्रदान करता है। इसकी फीस अभी तक लगभग 6 लाख रुपए हुआ करती थी, जो अब बढ़कर $1 लाख हो गई है, जिसको अगर इंडियन रुपीज में बदला जाए तो लगभग 88,11,000 रुपए ये बैठती है। अब आप कहेंगे कि ये भारत के लिए ही थोड़ा, ये तो सब देशों के लिए है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक भारत एक ऐसा देश है जिससे सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में कार्य करने के लिए जाते हैं। लगभग 73% लोग अकेले भारत से अमेरिका जाते हैं कार्य करने के लिए। बाकी 16 से 17% लोग चाइना से जाते हैं और बाकी अदर कंट्री से 1 से 2% लोग जाते हैं। तो ऐसे में ये साफ साफ नजर आता है कि ये H1B वीजा पर इतनी भारी भरकम फीस क्यों लगाई गई है। तो भारतीय मूल के वे कर्मचारी जो अमेरिका में जाकर वर्किंग करना चाहते हैं, तो उनका ये सपना कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा, क्योंकि 88,11,000 रुपए की फीस काफी भारी फीस होती है। और इसके साथ ही अमेरिका में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा के तहत जाते हैं, L1 वीज़ा जिसको बोलते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ही उनका स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है, वे वहाँ की कंपनी से अपने H1B वीज़ा यानी कि वर्किंग वीज़ा के लिए अप्लाई करवाते हैं और वहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी को एक एम्प्लॉय के लिए 88,11,000 रुपए देने पड़ेंगे H1B वीजा के लिए, तो जो छोटे स्टार्टअप हैं वे कहीं ना कहीं वे अवॉइड करेंगे भारतीय मूल के या किसी भी अन्य देश के कर्मचारी को वहां पर काम करवाने के लिए। अब सिर्फ कंपनियां उन्हीं एम्प्लॉय को बुलाएगी जिनकी उनको बेहद ज्यादा जरूरत होगी, या ऐसे कर्मचारी जो कुछ रेयर स्किल रखते होंगे जिनकी उनको बिल्कुल खास जरूरत होगी। तो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर एम्प्लॉय की छटनी भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इतनी भारी रकम चुकाना हर कंपनी और हर एम्प्लॉय के लिए संभव नहीं है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत घुटनों पर आए और उनसे रहम की भीख मांगे। अब देखने वाली बात यह है कि भारत सरकार इस पर किस तरीके का एक्शन लेती है और भारतीय मूल के वे कर्मचारी अब किस ओर रुख करेंगे, कौन कौन सा वे देश हो सकते हैं जहां पर वे जा सकते हैं। ये भी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में कि ये H1B वीजा क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई और कौन कौन से सेक्टर इससे प्रभावित होने वाले हैं। देखिए, हर साल अमेरिकी सरकार लगभग 65,000 से 85,000 H1B वीजा जारी करती है, जिसके तहत कंपनियां विदेशों से स्किल और कामगारों को नौकरियां दे सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ एडवांस डिग्री धारकों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा कंपनी को दिए जाते हैं। और ये जो वीजा होता है H1B वीजा, इसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। हालांकि इसको 3 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने वाली बड़ी कंपनियों की अगर बात करें तो इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, अमेजन, अल्फाबेट और मेटा जैसी काफी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां इस H1B वीजा का इस्तेमाल करती है हाई स्किल एम्प्लॉय को विदेशों से अमेरिका में बुलाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे TCS तो इंडिया की कंपनी है। देखिए, TCS इंडिया की कंपनी है, लेकिन TCS के विदेश में भी अपने ऑफिसेज हैं जहां पर इंडियन मूल से लोग जाकर काम करते हैं। ऐसे ही इन्फोसिस के भी हैं और ऐसे ही टेक महिंद्रा के भी हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि H1B वीजा क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। H1B वीजा की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1990 में उन लोगों के लिए की गई थी जिनके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ या ऐसे सब्जेक्ट से वे ग्रेजुएट हों, या फिर उच्च शिक्षा की डिग्री जिनके पास हो जिसमें नौकरियां मिलना काफी मुश्किल माना जाता है। तो उन क्षेत्रों के लिए इस H1B वीजा की जो है शुरुआत 1990 में की गई थी। और रोमांचक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी है फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को भी मॉडलिंग के लिए अक्टूबर 1996 में H1B वीजा मिला हुआ था। और ये जो मेलानिया है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्लोवेनिया में हुआ था। तो ट्रंप की खुद की जो पत्नी है, वाइफ है, वो कहीं ना कहीं खुद H1B वीजा का प्रयोग करके अमेरिका गई थी।
टॉप 10 कंपनियां जिन्होंने उनकी H1B वीजा की स्वीकृतियां मिली हैं जून 2025 तक, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है अमेजन, जिसने लगभग 10,044 H1B वीजा अपने वर्कर्स के लिए जारी करे हैं। ऐसे ही TCS ने 5505, माइक्रोसॉफ्ट ने 5189, मेटा यानी कि फेसबुक ने 5123, एप्पल की बात करें तो 4202, गूगल की बात करें तो 4181, और डेलोइट की बात करें तो 2353, इन्फोसिस की बात करें तो 2004, ऐसे ही विप्रो की बात करें तो 1523, और टेक महिंद्रा की बात करें तो 951। ये कंपनियां टॉप 10 कंपनियां हैं जो अपने लिए बाहर से विदेशों से वर्कर बुलाती हैं और उन्हें H1B वीजा के तहत अमेरिका में बुलाया जाता है। आगे अगर बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो जारी कर ही दिया है, इसके साथ उन्होंने अपने 3 कार्ड जारी किए हैं। एक तो ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और कॉरपोरेट गोल्ड कार्ड। अगर बात करते हैं ट्रंप के गोल्ड कार्ड की, ट्रंप का गोल्ड कार्ड अगर आपको प्राप्त करना है तो 8.8 करोड़ कीमत आपको देनी पड़ेगी किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंसी के लिए, यानी कि हमेशा अगर आप अमेरिका में रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 8.8 करोड़ रुपए देकर ट्रंप का गोल्ड कार्ड लेना पड़ेगा। इसके साथ ही वहां पर सिर्फ आपको रहने का अधिकार दिया जाएगा, वोटिंग का अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। बात करें लुटनिक, जो कि वहां के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अब तक अमेरिका में जो EB1 और EB2 वीजा चल रहे थे, ये जो गोल्ड कार्ड है ये उनकी जगह ले लेगा। ये कार्ड सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो अमेरिका के लिए फायदेमंद होंगे, और शुरुआती दौर में अमेरिका 80,000 गोल्ड कार्ड जारी करेगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका को 100 अरब डॉलर की कमाई होने वाली है। आगे अगर हम बात करें तो अमेरिका के 3 कार्ड जो हैं, सबसे पहला ट्रंप गोल्ड कार्ड 8.8 करोड़, इसका फायदा अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंसी का अधिकार, नागरिकता पाने में मददगार। ट्रंप का प्लेटिनम कार्ड की बात करें तो 41.5 करोड़ रुपए, इसका फायदा क्या होगा कि बिना टैक्स के 270 दिन तक आप अमेरिका में रहने की सुविधा मिलेगी, ट्रैवल वीजा की आवश्यकता आपको नहीं होगी, इसका ये फायदा है। साथ में ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड क्या है, इसके लिए आपको 1.76 करोड़ रुपए देने होंगे। इसका फायदा क्या है कि कंपनी दूसरे कर्मचारी को वीजा ट्रांसफर कर सकती है, दोबारा उसको 1.76 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 तरह के कार्ड जो हैं ये जारी किए गए हैं। आगे अगर बात कर देते हैं तो अमेरिकी सरकार ने इस पर अपना क्या तर्क दिया, इनका उद्देश्य क्या है। सरकार का कहना है कि इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि व्यक्ति H1B वीजा पर जाएंगे वे वास्तव में बेहद ही उच्च कौशल वाले होंगे और अमेरिकी श्रमिकों की नौकरियां प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि जब से जब ज़्यादा मात्रा में अमेरिका में लोग कार्य करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका मूल के कर्मचारियों की नौकरियों में कमी हो रही थी, उसका फ़ायदा अमेरिका के नागरिकों को मिलने वाला है। क्योंकि इनका कहना है कि इतनी फीस होने की वजह से सिर्फ वही लोग आएंगे जो बेहद ही कुशल होंगे, सिर्फ कंपनियां उन्हीं पर पैसा खर्च करेगी, हर किसी पर अब पैसा खर्च नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए तो फायदेमंद साबित होने वाला है। और जो वर्ल्ड की टॉप दिग्गज कंपनियां हैं वे कहीं ना कहीं आईटी की हैं, तो ज़्यादातर भारत के आईटी वाले जो प्रोफेशनल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन कंपनियों में काम करने के लिए अमेरिका जाते हैं। तो उनके लिए ये एक संकट दिखाई दे रहा है कि अब हर किसी को यहाँ से अमेरिका जाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि फीस जो है वो कितनी हो गई है, 88,11,000 रुपये। अब इससे सबसे ज़्यादा जो है वो भारतीय मूल के नागरिक प्रभावित होने वाले हैं। कैसे प्रभावित होने वाले हैं? भारत पिछले साल H1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा था। ब्लूमबर्ग की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो 2020 से 2023 के बीच स्वीकृत वीजा में 73.7% वीजा भारतीयों के थे। और भारत के साथ अब अमेरिका के संबंध खराब हैं, तो अमेरिकी सरकार ने भारतीय सरकार को दबाने के लिए यह नियम लाया है। उसके पीछे इसकी एक चाल हो सकती है। और दूसरे नंबर पर 16% के साथ दूसरे नंबर पर चीन आता है। उसके बाद 3% लोग जो हैं वो कनाडा से गए
और उसके बाद अलग अलग देशों से गए 1.3% ताइवान से, 1.3% कोरिया से, मैक्सिको से 1.2% और नेपाल, ब्राजील और पाकिस्तान, फिलीपींस सभी को मिलाकर 0.8%। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ चली हुई एक चाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो 73.7% वीज़ा जो मिले हैं वो कहीं ना कहीं भारतीयों को ही मिले हैं। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। आगे अगर बात करते हैं तो भारतीय आवेदकों पर इसका सीधा क्या फर्क पड़ने वाला है। पहले H1B वीज़ा की फाइलिंग फीस कुछ $1000 होती थी, लगभग 6 लाख रुपए। अब जो है वो कितनी कर दी है, 88,11,000 रुपए कर दी है। इससे छोटे मोटे IT स्टार्टअप या कंसल्टेंसी के लिए लगभग नामुमकिन खर्च है। वो इतने खर्च को उठाकर किसी भी एम्प्लॉय को अमेरिका में नहीं बुला सकती। साथ ही बड़ी कंपनियां MNC जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो हो गई, ये सब कंपनियां खर्च उठा सकती हैं, लेकिन ये भी सिर्फ चुनिंदा और उच्च कौशल वाले लोगों को ही आवेदन के लिए वहां पर बुलाएंगी। इनको सिर्फ हाई स्किल, अब यानी कि अगर आपको अमेरिका में जाना है तो आपकी स्किल जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आप रेयर स्किल वाले होने चाहिए, तभी कंपनी आप पर पैसा लगाकर वहां बुला सकती है। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी स्किल वे होनी चाहिए जिनको लेकर आपको फ्यूचर में काम करना है, ताकि आप अमेरिका में जाकर काम कर सके। कम वेतन पाने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नया नियम कहता है कि H1B पर आने वाले लोगों का वेतन जो है अमेरिकी नागरिकों के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि इस वीज़ा पर जो लोग आते हैं अमेरिका में, उनका वेतन जो है या तो अमेरिकी नागरिकों के बराबर हो या उनसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे में जो कम वेतन वाले लोग हैं उनको कंपनियां नहीं रखेगी। अब अमेरिकी सरकार का कहना है कि एक तो हम वीजे की फीस हाई कर रहे हैं, प्लस जो H1B वीज़ा के तहत कंपनी में काम करने के लिए वर्कर पहुंचेगा उसकी फीस अमेरिकी नागरिक के बराबर या उससे ज़्यादा रखनी है। अब ऐसे में कंपनी पहले तो 88,11,000 रुपये देकर वीज़ा देगी, फिर उसको सैलरी भी ज़्यादा देगी। तो ऐसे में कंपनियां कहीं ना कहीं इस वीज़ा देने से पीछे हटेंगी और अमेरिका के लोगों से ही काम करवाना पसंद करेगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि H1B वीज़ा के तहत विदेशों से कर्मचारियों को बुलाया जाता था और वहाँ पर अमेरिका के मुकाबले के लोगों से उनको कम सैलरी दी जाती थी। लोगों को ये बेनिफिट होता था कि जब डॉलर रुपए में कन्वर्ट होता था तो उनके लिए वो काफ़ी बड़ी रकम हो जाती थी। तो ये सारे फायदे थे। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसा नियम बनाया है जिसके तहत कंपनी अभी अब कहीं ना कहीं H1B वीज़ा देने से बचेगी। यानी अब कम सैलरी वाले इंजीनियर, टेस्टिंग सपोर्ट रोल करने वाले लोग या शुरुआती लेवल के कर्मचारी आसानी से वीज़ा नहीं ले पाएंगे। भारत के नए IT प्रोफेशनल, फ्रेशर या जिनकी सैलरी 60-70 हज़ार डॉलर प्रति ईयर तक थी वे बाहर हो सकते हैं। अब किन क्वालिटी पर आपको ध्यान देना है ताकि आप अमेरिका में जाकर नौकरी कर सकें। तो अब कंपनियां सिर्फ उन लोगों को भेजेगी जिनके पास रेयर स्किल्स हैं, जैसे कि AI को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, रोबोटिक्स को लेकर, एडवांस क्लाउड को लेकर या फिर सेमीकंडक्टर को लेकर। साधारण रूप से जावा टेस्टिंग और BPO बैकग्राउंड वाले कर्मचारियों के लिए मौके जो हैं वो बेहद क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि दौर जो है वो AI का आ चुका है, तो इसलिए आपको अब कहीं ना कहीं AI पर काम करना पड़ेगा। तो छूट जो है इसमें कुछ छूट भी सरकार देने की बात कर रही है। कुछ मामलों में फीस माफ हो सकती है अगर यह राष्ट्र के हित में हो। अगर कंपनी अमेरिका में वर्कफोर्स की कमी महसूस कर रही है तो भी आपको छूट दे सकती है। अगर यह स्वास्थ्य, सुरक्षा या फिर अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होगा तब ये छूट मिल सकती है। बाकी ये सिर्फ एक जुमला नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सोची समझी चाल है जो कि कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से भारत को दबाते हुए दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव कब से होगा? 31 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि पूर्व समय अनुसार ये लागू हो जाएगा। और हालांकि कुछ छूटें होंगी यदि H1B श्रमिकों को रखना राष्ट्र हित में होगा तो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ छूटें हम आपको दे देंगे, लेकिन छूट तब देंगे जब उनका फ़ायदा होगा। कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है, हमें बाहर से मजबूरी में एम्प्लॉय बुलाना पड़ेगा, तो हम छूट दे सकते हैं, नहीं तो कोई भी छूट देने की यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये दोस्तों ये तो था पूरा H1B वीज़ा का मुद्दा जिसके ऊपर मैंने डिटेल में चर्चा की। अब देखने वाली बात यह है कि भारत जो है अब इस पर क्या एक्शन लेगा। भारत के जो कर्मचारी हैं जो विदेश में जाकर नौकरी करते हैं वो अब कहाँ जाएंगे, या फिर वे किसी और देश का रुख करेंगे।
तो करना भी चाहिए किसी और देश का रुख, क्योंकि एक देश पर अपनी डिपेंडेंसी इतनी नहीं बनानी चाहिए ताकि वो कल को आपके ऊपर प्रेशर बनाए, जैसा कि अमेरिका कर भी रहा है। पहले 50% का टैरिफ लगाया और उसके बाद अब H1B वीज़ा की फीस इतनी भारी भरकम कर दी है। अब सबसे बड़े संकट की बात यह है कि अगर कल को अमेरिकी दिग्गज कंपनियां भारत में अपनी सर्विसेज बंद कर देती हैं तो क्या भारत उसके लिए तैयार है या नहीं। जैसे कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का बंद होना या बैन होना, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में हड़कंप मचाने का काम कर सकता है, जैसे कि हमें नेपाल में देखने को मिला। नेपाल में तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने एप्लीकेशंस बैन की थी, लेकिन वो एप्लीकेशंस बैन करना ही विवाद का बहुत बड़ा कारण बना था। तो ऐसे ही भारत में अगर कल को ये एप्लीकेशंस बंद हो जाती हैं या किसी भी कारण की वजह से इनकी सुविधा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, तो पूरे भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या पूरा भारत इसके लिए तैयार है या नहीं। तो भारत की सरकार और भारत की जनता और भारत के युवा से मेरा भी अनुरोध है कि भारत सरकार क्यों ना अपने एआई पर काम करे और अपनी खुद की सोशल मीडिया एप्लीकेशन डेवलप करे, जिसके तहत वो कहीं ना कहीं से अमेरिका और बाहर की अदर कंपनियों पर डिपेंडेंसी कम कर सके। जैसे कि भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में काफ़ी कंपनियां हैं जिनको अगर कल को हम विदेश की कंपनियों से कार ना भी लें तो हम भारत की कार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ऐसे ही हमको अपने एआई चैटबॉट नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आने वाला ज़माना जो है वो एआई का ही है और एआई पर काम करना कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमारे लोग अमेरिका में काम करने के लिए नहीं जा सकते तो क्या वो अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाने में सक्षम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आईआईटी आईआईएम जैसी संस्थाओं के लोगों को इस पर रिसर्च करनी चाहिए, खुद के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बनाने चाहिए जिसके तहत जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक जैसी जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो वो तुरंत अपने इंडिजीनियस एप्लीकेशंस पर शिफ्ट कर सके। और अगर कल को प्ले स्टोर बंद होता है और भारत सरकार अगर अपना खुद का अपना इंडिया स्टोर जारी करती है तो हम खुद उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि चाइना ने सबसे पहले अपने खुद के प्लेटफॉर्म यूज़ किए ताकि वो अमेरिका जैसे देश से डिपेंडेंसी कम कर सके अपनी, क्योंकि इस तरह के दबाव कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हो सकते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए मैं हमेशा लाता रहूँ और आपको नई नॉलेज देता रहूँ और खबरों के साथ अपडेट करता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।